आखिर क्यों लोग हिटलर से इतना डरते थे, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जानवी और आपका शॉर्ट एंड यूनिक चैनल में स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत 20वीं सदी से होती है, जब जर्मनी एक शक्तिशाली साम्राज्य था। जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के साथ पहला विश्व युद्ध लड़ा। शुरुआत में जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम पर अधिकार करके प्रारंभिक सफलताएं भी प्राप्त की, लेकिन सन 1917 में जब अमेरिका भी इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के साथ मिल गया तो उन्हें बहुत शक्ति मिली और अंत में सन 1918 में जर्मनी हार गया। युद्ध में हारने पर जर्मनी के सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने गद्दी त्याग दी और वह हॉलैंड चला गया। जर्मनी के समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर फ्रेडरिक एबोल्स को चांसलर नियुक्त किया। 11 नवंबर 1918 को नई सरकार ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए। वाइमर नामक स्थान पर राष्ट्रीय सभा की बैठक हुई और जर्मनी में संघीय शासन व्यवस्था लागू की गई तथा राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां भी दी गई। साथ ही साथ नागरिकों को समान और सार्वजनिक मताधिकार भी प्रदान किया गया। लेकिन यह नया गणराज्य स्वयं जर्मनी के ही बहुत से लोगों को रास नहीं आया। इसका कारण था 28 जून 1919 को वर्साई की अपमानजनक संधि की हार, जिसके बाद विजयी देशों ने उन पर दंड के रूप में बहुत कठोर शर्तें थोप दी। जर्मनी को अपने सभी उपनिवेश, लगभग 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% दो भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लुधियाना को देने पड़े। जर्मनी की रही क्षय शक्ति खत्म करने के लिए उनकी सेना भी भंग कर दी गई। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के अंतर्गत युद्ध के कारण हुई क्षति के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इस कारण उन पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। बहुत से जर्मनों को न केवल इस पराजय के लिए बल्कि वर्साई में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। फिर राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को बल मिला। जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध मोटे तौर पर ऋण लेकर लड़ा था और इस ऋण की क्षतिपूर्ति जर्मनी को स्वर्ण मुद्रा देकर करनी पड़ी। इन सबके परिणाम स्वरूप जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए और अंत में सन 1923 में जर्मनी ने ऋण और हर्जाना चुकाने से मना कर दिया। इसके बदले में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के सबसे बड़े औद्योगिक एवं विशाल कोयला भंडारों वाले क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छपवाना शुरू कर दिया, जिसके कारण जर्मनी की मुद्रा मार्क का मूल्य बड़ी तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकन डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो August 46,21,000 mark and December 9,88,16,000 mark। इस प्रकार $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमतों के में गिरावट आती गई, वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी। इस प्रकार जर्मन समाज पूरे विश्व में दया का पात्र बनकर रह गया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं निकाल पा रहा था। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराई तक बढ़ते जा रहे इस संकट ने हिटलर की सत्ता में पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हिटलर का जन्म सन 1889 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उसकी युवावस्था बहुत गरीबी में बीती। रोजी रोटी का कोई साधन न होने के कारण प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में उसने अपना नाम फौजी भर्ती के लिए दर्ज कर दिया। भर्ती के पश्चात उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेश वाहक का काम किया, कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसे कुछ पुरस्कार भी मिले। जर्मन सेना की हार ने उसे हिला दिया। वर्साई संधि की सूचना सुनकर उसे अत्यधिक रोष हुआ। जर्मन अपमान के लिए उसने नेताओं को दोषी ठहराया। हिटलर ने राजनीति में प्रवेश करने का निश्चय कर लिया। सन 1919 में उसने जर्मन वर्कशॉप पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। उसने इसका पुनर्गठन किया और फिर धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कर लिया। तब उसने इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कार्यकर पार्टी रखा। इसी पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया।
हिटलर गणतंत्र विरोधी था, इसलिए उसने सन 1923 में लुटेनड्राफ के साथ मिलकर गणनात्मक सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। हिटलर गिरफ्तार हो गया और उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन हिटलर जल्द ही रिहा हो गया। कारावास में ही उसने अपनी आत्मकथा मेरा संघर्ष का पहला भाग लिखा। जेल से रिहा होकर वह नाज़ी पार्टी के संगठन में फिर से जुट गया। हिटलर एक ज़बरदस्त वक्ता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों के मन मस्तिष्क को हिलाकर रख देते थे। वो अपने विचारों में, वो अपने भाषणों में एक ताकतवर राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई हार का बदला और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वो बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और सभी विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। हिटलर की नाज़ी पार्टी के कार्यक्रमों, हिटलर के भाषणों और विशाल प्रदर्शनों से लोग नाज़ी पार्टी को पसंद करने लगे। पार्टी का लाल रंग का झंडा, जिस पर स्वास्तिक का निशान था, जगह जगह लहराया जाने लगा। हजारों लोगों ने नाज़ी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पार्टी की शाखाएं पूरे जर्मनी में खुल गई। 30 जनवरी 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया और फिर सामने आया हिटलर का खौफनाक रूप। उसने अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका सब पर अपना नियंत्रण कर लिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था को तबाह कर दिया और अपनी विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले उसने उन नस्लों को समाप्त करना शुरू कर दिया जिसे वह अवांछित मानता था। नाज़ी शुद्ध, स्वस्थ और वंश विस्तार के लोगों को ही वांछित मानते थे। शेष सब अवांछित थे। नाज़ियों के लिए ऐसे जर्मनों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं था। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस की कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया तो वहाँ के स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम करवाया जाने लगा। उन्हें इंसानी मानवीय व्यवहार के लायक नहीं माना गया। उनमें से बहुत से लोग बेहिसाब काम और भूख से ही मर गए। हिटलर के शासन में सबसे भयानक स्थिति यहूदियों की हुई। यहूदियों के प्रति हिटलर और नाज़ियों को परंपरागत घृणा थी। हिटलर जैसे ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। उनकी नज़र में यहूदी हत्यारे और शुद्धखोर थे, इसलिए हिटलर यहूदियों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता था। सन 1933 से 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से अंकित किया, उन्हें निर्धन कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। फिर सन 1939 से 1945 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ विशेष क्षेत्रों में इकट्ठा करके पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार दिया जाने लगा। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का अधिकांश क्षेत्र जर्मनी में मिला दिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और संपत्ति छोड़कर भागने के लिए विवश किया गया ताकि जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया, जहां जर्मन साम्राज्य में मौजूद सभी अवांछित तत्वों को लाकर रखा जाता था। आर्जा से लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया जाता था। यदि वे नस्ली जांच में सफल हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता और यदि नहीं तो उन्हें अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता, जहां उनमें से अधिकांश की मौत हो जाती। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटे और गैस चैम्बरे भी थे, इसलिए वहां यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा भी जाता था। हिटलर का मानना था कि एक ताकतवर नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा के खुट्टे पे लाना बहुत आवश्यक है। इसलिए उसने स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर अपना पूरा नियंत्रण पाना शुरू कर दिया। नाज़ीवाद के दौरान सभी स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण का अभियान चलाया गया। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और फिर बाद में मौत के घाट उतार दिया गया।
बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी के बच्चे एक साथ ना तो बैठ सकते थे और ना खेल सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को अर्थात यहूदियों, जिप्सियों के बच्चे और विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया और 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से शिक्षित किया जाता था। स्कूली पाठ्यपुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया और नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। और तो और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक विशेष छवि करने का प्रयास भी किया जाता था। बच्चों को सिखाया जाता था कि वे वफादार एवं आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेलकूद के माध्यम से भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना उत्पन्न की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से युक्त करने की जिम्मेदारी युवा संगठन को सौंपी गई। 10 साल की आयु में बच्चों को युगफुक में दाखिल करा दिया जाता था। 14 वर्ष की आयु में सभी लड़कों को नाजियों के युवा संगठन हिटलर युद्ध की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता एवं हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, जिप्सियों एवं अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। गहन विचारधारात्मक एवं शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की आयु में वे लेवल सर्विस में सम्मिलित हो जाते थे। इसके पश्चात उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाजी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। नेवल फ्रंट के प्रमुख रॉबर्ट ले ने कहा था, हम तभी से काम शुरू कर देते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है। जैसे ही वह जरा सा भी सोचने लगता है, उसे लहराने के लिए एक छोटा सा झंडा थमा दिया जाता है। इसके बाद स्कूल, हिटलर युद्ध और सैनिक सेवा का नंबर आता है। लेकिन ये सब कुछ पूरा हो जाने के बाद भी हम किसी को नहीं छोड़ते। लेबर फ्रंट उन्हें अपनी गिरावट में ले लेता है, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा। कब्र तक यह उनका पीछा नहीं छोड़ता। नाजीवादी जर्मनी में हर बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि महिलाएं बुनियादी रूप से पुरुषों से भिन्न हैं। उन्हें समझाया जाता था कि महिला पुरुष के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, ये समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका कर्तव्य है एक अच्छी मां बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और पालन पोषण करना है। सन 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे आम नागरिक माँ है। लेकिन नाजी जर्मनी में सभी महिलाओं के साथ भी एक जैसा व्यवहार नहीं करते थे। नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को पुरस्कार दिए जाते थे। ऐसे माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें अधिक छूट मिलती थी और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट भी उन्हें कम मूल्य में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने की व्यवस्था की थी जिस प्रकार के तमगे सिपाहियों को दिए जाते हैं। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का तथा 8 बच्चे या उससे अधिक बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। वहीं दूसरी ओर जो महिलाएं नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी, उन्हें दंडित किया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली माताओं को कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सी महिलाओं को न केवल जेल की सजा दी गई, बल्कि उनसे सभी नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए गए। नाजी शासन ने प्रेस एवं भाषणों का बहुत उचित रूप से उपयोग किया और उसका काफ़ी लाभ भी उठाया। नाजियों द्वारा अपने तौर तरीकों को बयां करने के लिए कभी भी दस्तावेज़ों पर मौत या हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। सामूहिक हत्या को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यूथनेजिया, चयन और संक्रमण मुक्ति आदि जैसे शब्दों से व्यक्त किया जाता था। खाली करना का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। इन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र भी कहा जाता था। उल्लेखनीय है कि गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखते थे तथा इनमें नकली फुआरे भी लगे होते थे।
लेकिन जर्मनी का प्रत्येक व्यक्ति नाजी नहीं था। कई लोगों ने मौत की आशंका के बाद भी नाजीवाद का जमकर विरोध किया, परंतु जर्मन आबादी का एक बड़ा भाग इस पूरी घटनाक्रम में मुख्य दर्शक बना हुआ था। ये लोग मतभेद व्यक्त करने, विरोधी कदम उठाने एवं नाजीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय नज़र फेर कर चल देना अधिक उचित मानते थे। नाजी निम्नलोयर नाजियों का लगातार विरोध करते रहे, परंतु जनता मौन रहकर इस महाविनाश की साक्षी बनी रही। इस खामोशी के विषय में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है। पहले वह कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट को ढूंढते आए, मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वाले को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर अंत में जब वो मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। नाजी जर्मनी में यहूदी क्या अनुभव करते थे यह बिल्कुल अलग कहानी है। स्लाइड वेराट ने अपनी डायरी में उन लोगों के सपने को चोरी छुपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। थर्ड राइक ऑफ डेम्स उनकी यह पुस्तक पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देती है। नाजी शासन दूसरे देशों पर अधिकार करने में लगा रहा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने देश को कंगाल बना डाला। नाजियों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जब वह उन पर हमला करेंगे तो वे भी चुप नहीं बैठेंगे। नाजी शासन के तौर तरीकों की खबरें आखिरी वर्षों में रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी, लेकिन वहाँ कितनी भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ इसका असल अंदाज़ा तो विश्व को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के पराजित राज्य हो जाने के बाद ही लग पाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर को महसूस हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या परिणाम होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री ग्लोबियस ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली और फिर सन 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।